गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 29 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे बात देख लेते हैं। तो यूपीएससी रिजल्ट आ गया है 2022 का, तो उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारे आपने देखा होगा कि टॉप के अंदर जो है इस बार भी जो है वीमेन ने बाजी मारी है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो है फुकोल्ट पेंडुलम के बारे में बात करेंगे, जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर इसको लगाया गया है। ये साइंस एंड टेक वाले पोर्शन इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ये क्या होता है और थोड़ा सा जानेंगे कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे पेंडुलम का। उसके अलावा स्टंटिंग और वेस्टिंग के मामले में कुछ एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में बात करेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, इनकी डेफिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा भैया अंटार्कटिका ओवर टर्निंग सर्कुलेशन क्या होता है और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे आज के टेक्स्ट सेक्शन से। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक आता है क्रिटिकल क्लाइमेट, तो बेसिकली ये भी थोड़ा सी से मिलता जुलता है, थोड़ा इसको भी देखेंगे। और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में जो है एक एडिटोरियल आज यहाँ पे दिया गया है, तो वीमेन इश्यूज से हम इस टॉपिक को कर सकते हैं। राइट, चलिए कुछ एडिशनल आर्टिकल भी अपने को दिए हुए हैं। और कल रिजल्ट आ गया है प्रीलिम्स का और अपने पेपर देख ही लिया होगा। पेपर कुछ लोगों का कहना है कि भैया ये अभी तक का यूपीएससी का सबसे टफेस्ट पेपर है, ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं। और वो जो ऐसा लोग बोल रहे हैं बेसिकली वो इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं वो बड़े डिफरेंट तरीके से दिए गए हैं। जैसे पहले दिया करते थे 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, इस तरह के क्वेश्चन जो दिया करते थे वो नहीं है। अभी क्वेश्चन आता है ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली 2 स्टेटमेंट, ओनली 3 स्टेटमेंट। तो इसके अंदर बेसिकली जो पुराने वाला सिस्टम हुआ करता है एलिमिनेशन मेथड, वो काम ऐसा नहीं करता है। आपको एग्जैक्टली स्टेटमेंट पता होना चाहिए वो करेक्ट है कि नहीं है, तभी आप उसको सोल्व कर पाते हो। और हम लोग लगातार करंट अफेयर्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए, कमेंट भी आए कि सर हमारे जो हम लोगों ने डीएनए करते हैं इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके लिए हो सकता है मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन टाइम टू टाइम अपने डीएनए के अंदर ही हम लोग क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे जो कि न्यूज़पेपर से डायरेक्टली पूछे गए हैं। और मेंस में बहुत रेलेवेंस रहता है, मेंस में भी आप देखेंगे इस बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे न्यूज़पेपर से ही आने वाले हैं, जैसा प्रीलिम्स में भी आए हैं। तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का वेटेज यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा है। पॉलिटी का वेटेज तो उतना ही रहा है जितना हर बार होता है, वही 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी देर वर अराउंड 15 16 क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट थोड़ा सा फोकस करें, हो सकता है ये ट्रेंड कुछ साल तक जो है वो कंटिन्यू करे। एनवायरमेंट को तो हमेशा रहता ही है ऑफ कोर्स इस बार, बट एग्रीकल्चर का थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है, कुछ पूछा नहीं उन्होंने सच। हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा कम किया है। और जिस तरह से अगली बार जो है 2024 में इलेक्शन ईयर होने वाला है, तो डेफिनेटली करंट अफेयर यहाँ पे और ज्यादा जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो थोड़ा सा अपने रेलिवेंट यहाँ पे देखना है। देखिए दो क्वेश्चन आए थे ये, और ये इसका क्वेश्चन आप आंसर मैं आपका सच नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद द स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल इन द ट्री और अ लॉग ऑफ। देखिए ये अपना फिशिंग कैट, ओरंगुटन, ओटर और स्लोथ बेयर। क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो एक छड़ी के साथ, छड़ी, डंडा, स्टिक को हाथ में पकड़ के पेड़ पौधों से जो है आंट्स होल करता है और उसमें से कीड़े मकोड़े निकाल के खाता है। यार ये सोचने की बात है, क्या बिल्ली ऐसा कर सकती है? एक कैट क्या हाथ में छड़ी पकड़े और उसको घुमाए और फूड निकाले? पॉसिबल नहीं होता ना, बिल्ली तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकती, ये तो आप वैसे भी रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि बिल्ली के ऐसे पंजे नहीं होते ना कि वो स्टिक को पकड़ ले, ऑब्वियस सी बात है। ओटर भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि क्योंकि इसके हाथों की शेप, फिंगर की शेप भी वैसी नहीं होती है। और ये जो बेयर की बात आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, बेयर जो है अपनी टंग का यूज कर सकता है, अपने माउथ का यूज कर सकता है चाटने के लिए, आंट्स को, इंसेक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए। लेकिन बेयर के पंजे भी ऐसे नहीं होते हैं कि भाई वो एक स्टिक से टूल बना ले। ये जो टूल मेकिंग है ना, ये हाईली इंटेलिजेंट और हाईली फ्लेक्सिबल एक एनिमल का काम होता है। और जब हम अपने हाथों को देखते हैं तो हम हैंड टूल बनाते हैं, राइट। इंसान जब शुरू में इवोल्यूशन शुरू हुआ तो हम लोग ने टूल्स बनाना शुरू किए। शुरुआत में बहुत सिंपल टूल हुआ करते थे, है ना, बोन्स, पत्थर वत्थर का यूज करके, फिर हम लोग एडवांस टूल बनाने लगे। तो इंसानों के सबसे नजदीक कौन है एवोल्यूशन में? बंदर ही है ना। बंदर, चिंपैंजीज, बबून्स और एंगोटोन। तो ये इनके हाथ देखिए आप कैसे होते हैं, आराम से स्टिक पकड़ सकते हैं, तो वो ह्यूमंस के ज्यादा क्लोज नजर आ रहे हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता होगा ना तो भी आप अंदाजा लगा सकते हो यार कि छड़ी पकड़ने की कला किसके पास हो सकती है इनमें से, और एंगोटोन के पास हो सकती है
है ना, चिंपैंजीज के पास हो सकती है, क्योंकि जिनके हाथों की शेप वैसी होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ से आप वैसे भी आंसर इसका निकाल सकते हो, ओरंगुटान। तो ज्यादा कई बार होता है ना एकदम एग्जैक्टली बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से भी चीजें जो है खराब हो जाती हैं। तो बेसिकली वैसे टाइप का क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन लगा मुझे तो। जैसे कि आप देख ही सकते हो, हम लोग इसका आंसर झट से निकाल लिया। एक सिंपल सा, अगर आप इंटेलिजेंट कॉमन सेंस का यूज भी करोगे ना, आंसर आ जाता है कई बार। आगे कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन कहता है कार्बन मार्केट। यार कितना बात की हम लोगों ने कार्बन मार्केट के बारे में क्लास में, है ना। ये क्योटो प्रोटोकॉल से हम लोग कार्बन मार्केट की बात कर रहे हैं, वो जॉइंट मैकेनिज्म, है ना, कॉमन जॉइंट मैकेनिज्म। उसके बाद जो है सीडीएम की बात हम लोगों ने किया था, कार्बन मार्केट की बात हम लोगों ने किया था। कितना मार्केट हम लोग बात कर चुके हैं, और अभी भी यूरोपियन यूनियन में हम लोग कार्बन मार्केट की बात भी कर रहे हैं, कार्बन टैक्स की बात भी कर रहे हैं। तो carbon market are likely to be one of the most widespread tool to fight the common against climate change. Carbon market transfer resources from the private sector to the state. अब ये थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है कि क्या होगा। कल इसके क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको बताऊंगा, और थोड़ा इसको हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने पेपर देख ही लिया होगा, आपने देखा होगा पेपर, आपको कैसा लगा, इजी लगा, टफ लगा। देखिए इजी तो नहीं लगा होगा। अगर आपको इजी लग रहा है पेपर, तो इसका मतलब फिर आप ना दूसरी दुनिया में जी रहे हो, क्योंकि पेपर इजी तो कतई नहीं था। ठीक है। हाँ, बहुत कुछ क्वेश्चन तो काफी टफ थे, और जो क्वेश्चन काफी टफ होते हैं वो छोड़ने के लिए होते हैं। आप 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं करोगे, तो 10-15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे एग्जाम हॉल में जाके, जो आपने कभी सुने नहीं होंगे जिंदगी में, तो उसको छोड़ के निकलो। बाकी जो 80-85 क्वेश्चन है उसके अंदर अटेम्प्ट मारो आप। 15-20 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। आप अगर नॉर्मल पढ़ाई भी कर रहे हो दिन में 3-4 घंटे, तो भी आप उसको सोल्व करके लेके चले जाओगे। अब लेकिन जो सिलेक्शन वाला पूरा प्रोसीजर होता है, वो 15-20 क्वेश्चन का ही खेल होता है, जहां पे आपकी रिवीजन काम आती है, आपके सेल्फ नोट्स काम आते हैं, आपके टेस्ट सीरीज काम आती हैं, मॉक टेस्ट काम आते हैं। और जो आप आपका जो करेक्टर होता है, यानी कि जब पैनिक नहीं करते हो एग्जाम हॉल में, वो जो क्रिएट करते हैं ना डिफरेंस, बेसिकली वही सारा खेल होता है। और करंट अफेयर से तो खैर क्वेश्चन आए हैं, हम लोगों ने देख भी लेंगे आने वाले टाइम में। और करंट अफेयर के लिए जो है हम लोगों ने स्पेशली निकाला हुआ है अपना प्रोग्राम 2024 के लिए। सैटरडे को क्लासेस होती हैं, पूरे वीक का करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, और प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। इस बार जब मेंस होगा तभी आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं डायरेक्टली। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये कोड आपको मिल जाएगा, स्कैन कर सकते हो आप यहाँ पे। अगर आप जो है SC1000 लगाओगे तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी हो जाएगा। चलिए जी। उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स आपको ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर आप मैसेज करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट को जाके भी विजिट कर सकते हैं। चलिए जी, पहला टॉपिक, फ्रॉम द मार्जिन्स वीमेन इन सिविल सर्विसेज हैव चैलेंजिंग एक्साइटिंग टास्क बिफोर देम। है ना, बिल्कुल सही बात है। इस बार आपने देखा ही होगा कि भाई टॉप 4 में जो है वो अपनी जो है यहाँ पे वीमेन ने उसको अचीव किया है, टॉप 4 पोजीशंस को। है ना, सबसे पहली जो यहाँ पे पोजीशन हासिल किया है इशिता किशोर, जिनका आपने पता ही होगा, शी इज 26 years old, और ये उनका आई थिंक थर्ड अटेम्प्ट था। उसके अलावा और इन्होंने बहुत ज्यादा अपने इंटरव्यू में बोला है कि करंट अफेयर के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, और आंसर राइटिंग के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, बहुत ज्यादा फोकस किया। तो ये दो एस्पेक्ट जो इन्होंने काफी हेल्प करी है, खासकर मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। इस इंटरव्यू में करंट अफेयर से काफी सवाल पूछे गए थे। तो एक तो इन्होंने ये जो कहा ही है ऑफ कोर्स। दूसरे नंबर पे जो अपनी रहती हैं गरिमा जी, इन्होंने जो है अपना रैंक हासिल किया है, सेकंड अटेम्प्ट इनका था, और ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हैं। और जो 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 थर्ड अटेम्प्ट आया है उमा का, ठीक है, ये वैसे तो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन इनका 5th अटेम्प्ट था। इन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि करंट अफेयर और न्यूज़पेपर बहुत क्रूशियल रहा इनकी प्रेपरेशन को लेके, क्योंकि करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर होता है हमारे सिलेबस का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। तो इसका आप सिलेबस से अलग लेके मत चलें कि मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, एनवायरनमेंट पढ़ लिया, अब मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा। अरे भाई, करंट अफेयर सबके अंदर आता है, पॉलिटी में भी, ज्योग्राफी में भी, एनवायरनमेंट में भी, साइंस एंड टेक में भी, इकोनॉमी में भी, हर जगह करंट अफेयर आता है। इंटीग्रल पार्ट है ये आपकी तैयारी का, तो इसका आपने बड़ा अच्छे से कवर करना है। तो 933 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया यूपीएससी के द्वारा, आउट ऑफ 11.5 लाख। देखिए अभी डरिए मत, 11.5 लाख में से सिर्फ 933 सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। ग्राउंड पिक्चर ऐसी नहीं होती है बेसिकली। अगर आप इससे परसेंटेज निकाल कर देखेंगे तो भैया आधे % से भी कम पड़ेगा आपको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली 11.5 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है। फॉर्म फिलअप करना और प्रीलिम्स देना दो अलग बातें होती हैं। फॉर्म फिलअप किया था इतने लोगों ने, लेकिन देने के लिए तो 5 से 5.5 लाख लोग ही आते हैं। उनमें से जो है सिलेक्शन होता है, जिसमें से 13,000 के आसपास जो है वो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं,
फिर बाद में जो है वो मेंस के लिए लिखते हैं, फिर वो इंटरव्यू वगैरह दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा रहता है। आप यहाँ देख सकते हो 63% जो कैंडिडेट हुए हैं आउट ऑफ दिस 933 कैंडिडेट्स, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। बाकी जो 37% स्टूडेंट हैं वो आपका जो है जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे वीमेन की जो इन्होंने यहाँ पे बात किया है, देखिए सीधी सी बात है भाई, अगर आप सिलेक्शन होता है तो ग्राउंड के ऊपर जाके तो आपको काम करना पड़ेगा, फील्ड पे काम करना पड़ता है, ऑफिस की जॉब नहीं होती है। आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से मिलना पड़ेगा, है ना। रूरल एरिया में आपको जाना पड़ेगा, अर्बन एरिया में जाना पड़ेगा, स्लम्स में जाना पड़ेगा। और जिस तरह से हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो वीमेन को ऑफिसर्स की पोजीशन में अभी भी बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे देखेंगे, हेट, वायलेंस, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है एक वीमेन ऑफिसर को हर जगह पे इंडिया में, जिस तरह से हमारी डाइवर्स कंट्री है। तो जैसा हम लोग सोचते हैं वीमेन के बारे में या खुद के बारे में, दुनिया भी ऐसा ही सोचेगी, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब ग्राउंड पे जाते हैं, प्रैक्टिकल रियलिटी कुछ और होती है, तो उसके साथ अपने को डील करना पड़ता है ना। तो एक वो चीज है जो यहाँ पे, जैसे अभी हमने देखा ही होगा कि जैसलमेर के अंदर अभी टीना डाबी जी का कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म उनका हुआ, ट्विटर पे उनको गालियां दी गई, वो सारी चीजें हुई। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जस्ट बिकॉज शी वॉज अ वुमन, तो शायद इसीलिए उनको ज्यादा अटैक किया गया, एंड शी वॉज फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, तो शायद इस वजह से उनको ज्यादा अटैक किया गया उनके ऊपर। बट देर आर दोनों तरह के आर्गुमेंट है, लेकिन मेरा कंसर्न वो नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि वीमेन, चाहे वो किसी भी फील्ड से आ रही हूँ, चाहे वो किसी भी समाज से आ रही हो, कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, जब आप ऑफिसर की पोजीशन में होते हो तो आपको हर जगह पे हर्डल्स देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन से पहले भी, सिलेक्शन के बाद भी जिंदगी भैया मुसीबतों से घिरी हुई है, आप इससे बच के नहीं जा सकते। तो आप ये नहीं कह सकते भाई हाँ मेरे सामने तो मुसीबत, मतलब हर किसी इंसान के लिए कि मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे सामने मुसीबतें हैं। अरे मुसीबतें तो जिंदगी का पार्ट है ना भाई, इन्हीं को निकाल के तो आगे जाना पड़ेगा। अगर देखो लहरें नहीं होंगी तो आप अच्छे सेलर नहीं बन सकते, है ना। जो पीसफुल ओशियन होता है वो कभी भी अच्छे सेलर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अच्छा ऑफिसर, अच्छा इंसान और एक लेजेंड आपको बनना है, तो मुसीबतें जितनी आएंगी उतना ही आप निखरते चले जाओगे। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, तो लगे रहे अपने काम पे। और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जिस तरह से रेवोल्यूशन आया है, जो वीमेन नहीं निकल पा रही थी पहले अपने घरों से, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, जो भी ऑनलाइन की वजह से आपको घर बैठे जो एक्सेस मिल जा रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, इससे गंवाना नहीं है अपने को। ठीक है, चलिए जी। अ फौकॉल्ट पेंडुलम स्विंग्स इनसाइड द न्यू पार्लियामेंट। तो ये पेंडुलम देखिए, मैं पिक्चर दिखा देता हूँ आपको इसकी। ये पिक्चर ही है बेसिकली पेंडुलम की, ठीक है। पेंडुलम आपको पता है क्या होता है? ये एक स्ट्रिंग के साथ ये थोड़ा सा आयरन बोब होता है, ये जुड़ा हुआ होता है और ये रोटेट करता है, ठीक है। अब जैसे अर्थ रोटेट करती है ना, अर्थ रोटेशन के साथ ऐसे हिलता रहता है, इस तरह से हिलता रहता है। तो ये जो है फौकॉल्ट पेंडुलम बोलते हैं। और फौकॉल्ट जो है वो एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी में इसको लगाया गया है। और ये भैया एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने 19th सेंचुरी के आसपास कहीं इस पेंडुलम को बनाया था, ये दिखाने के लिए कि अर्थ रोटेट करती है। हालांकि उस समय जब इन्होंने ये बनाया था तो हमें पता था, उस टाइम सबको पता था कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। फिर भी इन्होंने एक ऐसा पेंडुलम बनाया आम जनता के लिए जो सिंप्लीफाई तरीके से देख सके एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि हाँ भाई अर्थ रोटेट कर रही है। तो इसको सस्पेंड किया जाता है छत के साथ एक लॉन्ग स्ट्रिंग वायर के साथ। और ये घूमता है। घूमता कैसे है, थोड़ा सा आपको इसकी मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि एग्जाम में सिंपलीफाई करके कैसे क्वेश्चन पूछेगा। वो सिंपली आपसे ऐसे पूछेगा कि फौकॉल्ट पेंडुलम वाज रिसेंटली इन न्यूज, ठीक है, और ये कौन से फील्ड से बिलोंग करता है। तो आपसे वो पूछेगा रोटेशन ऑफ अर्थ, सीजनल चेंज ऑन द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स, इस तरह के तीन चार ऑप्शन आपको देगा। आपको ये पता होना चाहिए इट एक्चुअली रिलेट्स विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ना, बहुत टफ लगता है, क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। पढ़ा होना जरूरी है। इसके मैकेनिज्म के बारे में ऑफ कोर्स क्वेश्चन आपसे ऐसा वो नहीं पूछेगा, बट फिर भी थोड़ा आपको डिटेलिंग में दे देता हूँ। देखिए, आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पे। और हमारी अर्थ को जब हम लोग नॉर्थ पोल से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। जब उसको साउथ से देखते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो इसका मतलब रोटेशन जो है अर्थ का अलग अलग होता है नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर। अब आप पेंडुलम को देखिए, आपने नॉर्थ पोल के ऊपर जो है एक ऐसे स्ट्रिंग से लटका दिया है पेंडुलम को, और वो हिल रहा है। तो ये जब यहां से हिलेगा और आप इसको ऊपर से देखोगे, तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ये अपना नॉर्थ पोल है, ये ऐसे घूम रहा है इस तरह से, और इसके नीचे अर्थ रोटेट कर रही है। तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी तो ये स्ट्रेट लाइन आपको ऐसी होती नजर नजर आएगी, चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। आप इसको ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखेगा, आपको इसके नीचे अर्थ घूमते हुए नजर आएगी। जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो बाहर जो पेड़ पौधे होते हैं हमें रिवर ऑपोजिट साइड में जाते हुए नजर आते हैं, है ना।
तो बेसिकली ये इस तरह से बनाएगा, 24 आवर्स के अंदर ये पूरा रोटेट कर लेता है। तो ये सब सिस्टम हुआ। अब जब अब अंटार्कटिका में जाओगे तो ये आपको रिवर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि अंटार्कटिका में रिवर्सिंग जो है वो अलग तरीके से होती है 24 आवर्स में। तो ये पेंडुलम इस तरह से काम करता है। लेकिन जब इक्वेटर के ऊपर आते हो तो ये पेंडुलम आपको घूमते हुए नजर नहीं आता है, क्योंकि पेंडुलम इक्वेटर के ऊपर हमारी अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है वो बहुत मैक्सिमम होती है, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर घूमते हुए नजर आता है। तो बेसिकली ये इस तरह से पेंडुलम काम करता है कि जब आप इसको ऊपर से देखते हो तो ये आपको इस तरह से घूमता हुआ नजर आएगा, ऐसे ऐसे हिलते हुए नजर आएगा, है ना। पहले ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, धीरे 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 घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, जैसे अर्थ रोटेट करती है। बस इसी को ये दिखाता है, और इसे हम जो है फोर्सेट पेंडुलम इसको कहते हैं। भाई थोड़ा सा पता होना चाहिए, इससे ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट आपको है नहीं। इंडिया सीज रिडक्शन इन द स्टंटिंग बट द वेस्टिंग ओबेसिटी आर कंसर्न। तो तीन टर्म यहाँ पे यूज की गई है, ओबेसिटी, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग। इनकी डेफिनेशन तो आपको दूंगा ही मैं, क्या है इसकी डेफिनेशन। बट ये अच्छी न्यूज है यार हमारे लिए कि फाइनली इंडिया कुछ अच्छा कर रहा है इस फील्ड में, और जो सरकार स्टेप्स ले रही है उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव साइन हमारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो एक यहाँ पे बेसिकली सर्वे किया गया, स्टडी किया गया यूनिसेफ के द्वारा और WHO के द्वारा एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। और इस स्टडी में जो है इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की बहुत बढ़िया, और इन्होंने कहा कि भैया इंडिया में जो स्टंटिंग और वेस्टिंग का जो बेसिकली पॉपुलेशन है एब्सोल्यूट टर्म में वो काफी कम हो गई है। अभी इंडिया में 1.6 करोड़ फ्यूअर स्टंटेड चिल्ड्रन है। बच्चे जो हैं वो अभी थोड़े हेल्दी नजर आ रहे हैं, स्टंटेड कम नजर आ रहे हैं। ठीक है, स्टंटेड मतलब क्या होता है, स्टंट जैसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, उसे स्टंटेड कहते हैं। जब एक बच्चे की एज, उसकी हाइट उसकी एज के हिसाब से नहीं होती है तो उसे स्टंटेड बच्चा कहते हैं। और वेस्टिंग मतलब जब इस बच्चे की एज के हिसाब से उसका वेट नहीं होता है, कम वजन उसका होता है, उसे हम लोग वेस्टिंग कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या की गई है, इंडिया सो 1.6 फ्यूअर स्टंटेड चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स इन 2022 एज कंपेयर टू 2011। तो काफी इंप्रूवमेंट हमारा यहाँ पे हुआ है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है डिस्पाइट द रिड्यूस स्टंटिंग, स्टंटिंग रिड्यूस होने के बावजूद भी वेस्टिंग जो है इंडिया में अभी भी काफी ज्यादा है। 18.7% चिल्ड्रन इन इंडिया आर एक्चुअली वेस्टेड, जिनका वेट उनकी हाइट के, उनकी एज के हिसाब से कम है। जो ओवरवेट की अगर हम लोग बात करें, ये इंडिया में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। 2012 में इट वाज अराउंड 2.2%, लेकिन अभी 2022 में इट इज 2.8%। तो ओवरवेट बच्चों का यहाँ पे बढ़ा है। इंडिया की वजह से जो ग्लोबल स्टंटिंग जो है वो भी डिक्लाइन हुई है। 2012 में जो ग्लोबल स्टंटिंग थी इट वाज अराउंड 26%, अभी ये हो गई है 22%। ग्लोबल ओबेसिटी की अगर हम बात करें, मोटापे की बात करें, तो ये जो है इट इज नाउ 5.6%। इंडिया में जो है 2.8% है। मतलब इंडिया में अभी भी ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में ओवरवेट जो बच्चे हैं वो कम है। तो कुछ पॉजिटिव साइन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया। और ये जितनी भी फाइंडिंग इन्होंने की है ये हमारे नेशनली फैमिली हेल्थ सर्वे के बिल्कुल साथ मैच करती हैं। फैमिली हेल्थ सर्वे ने भी यही कहा था हमारे कि भाई 30.5% एज अगेंस्ट 38% इन NHF, जो मतलब जो 2016 में सर्वे किया था उसके कंपैरिजन में इंडिया में जो बच्चे हैं स्टंटिंग वाले, है ना, वो कम हुए हैं। और 2006 में 48% थे, 16 में जो है 38 हो गए, और 2019-20 के अंदर जो है 35 हो गए। तो बच्चे कम तो हो रहे हैं, क्योंकि कई सारी चीजें हम लोगों ने जो यहाँ पे की हैं जो पहले नहीं थी, जैसे फैमिली प्लानिंग का बेटर यूज हो रहा है ना, एंटी नेटल केयर जो है, डी वार्मिंग, ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग वगैरह, ये सब चीजें हो रही हैं इंडिया में। तो एक बेटर चीज यहाँ पे नजर आ रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रैक के ऊपर हैं, ऐसा यूनिसेफ ने कहा है। तो एक तो कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए। भैया वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज वगैरह, ये टर्म काफी न्यूज में रहती हैं। तो WHO ने इनको डिफाइन किया हुआ है, क्या होता है ये। वेस्टिंग आपको मैंने बता ही दिया, इट्स अ लो वेट फॉर द हाइट। ठीक है, बच्चे की हाइट जो है वो भैया 3 फीट हो गई है, लेकिन बच्चे का वेट अभी भी जो है वो 12 kg है, 15 kg है। तो ये हो गया वेस्टिंग, वेस्टिंग हो गया। वेस्टिंग लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। जब बच्चे को कई दिन के लिए फूड नहीं मिलता, या वो बीमार हो जाता है लंबे समय के लिए, तो उसका वजन कम हो जाता है ना। स्टंटिंग मतलब उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट नहीं होती है, वो एकदम छोटा बच्चा रह जाता है हाइट के। तो ये अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। अंडर न्यूट्रिशन कब होता है, जब पॉवर्टी होती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, न्यूट्रिशन की कमी होती है, अवेयरनेस नहीं होती है, और बच्चे को लगातार बीमारी आती है, इनएप्रोप्रिएट फीडिंग उसको की जाती है। उस केस में बच्चे को शुरुआत से ही न्यूट्रिएंट्स मिलने बंद हो जाते हैं, तो वो बेचारी उसकी हाइट कम रह जाती है, कम रह जाती है। इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि कैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में आफ्टर 1949 या 47, 1950 जो भी आप बोलिए, नॉर्थ कोरिया में हाइट
जो एवरेज हाइट है वो थोड़ी सी उसकी ग्रोथ कम है, लेकिन साउथ कोरिया में जो एवरेज हाइट है वो काफी फास्ट बढ़ी है, क्योंकि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है भाई। सीधी सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, है ना। अगर बढ़िया खाना खाओगे आपकी हाइट बढ़ेगी। ऐसा ही चाइना और इंडिया में भी देखा गया है। चाइना और इंडिया में भी देखा गया है, चाइना की जो एवरेज हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू इंडिया। और इंडिया में अगर आप देखोगे जो जैसे आप तमिलनाडु है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो थोड़े से वेल ऑफ रीजन्स हैं इंडिया में, वहां पे भी अगर आप देखेंगे स्टंटिंग के केस काफी कम है। एज के हिसाब से हाइट लोगों की ठीक ठाक होती है। लेकिन अगर आप इंडिया में जैसे उड़ीसा चले जाइए, ईस्टर्न यूपी या बिहार, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे एवरेज हाइट भी कम होती है। तो हाइट एज के हिसाब से जेनेटिक तो होता ही है, लेकिन न्यूट्रिशन का और हाइट का भी बहुत इंपैक्ट यहाँ पे होता है। क्योंकि बेटर अगर आप न्यूट्रिशन लेते हो तो आपके हार्मोन्स जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जिसकी वजह से आपकी हाइट और वो सब आप अच्छे से गेन करते हो। अंडरवेट तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें तो कुछ है नहीं करने का सच। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जब वाइटामिन मिनरल्स वगैरह की कमी होती है आपकी बॉडी में, वो सब रहता है। चलिए, अंटार्कटिक अलार्म बेल्स ओवर द स्लोइंग डाउन ऑफ द ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या होता है? ओवरटर्निंग का मतलब क्या होता है? ओवरटर्निंग का मतलब होता है किसी को उलट पलट करना, है ना, उलट पलट करना। आप तो उसको कहते हैं। अब ये हमारे ओशंस के अंदर भी उलट पलट हो रही है भाई, क्योंकि ओशंस तो आपस में इंटरकनेक्टेड है सभी के सभी। और ओशन वाटर हमेशा मूवमेंट करता रहता है। ओशन करंट्स वगैरह आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। तो ओशन करंट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सरफेस वाला होता है, एक डीप ओशन करंट्स होते हैं। सरफेस वाला जो ओशन करंट होता है काफी फास्ट मूव करते हैं, लेकिन जो डीप ओशन करंट्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में मूवमेंट करते हैं। अब ये जो मूवमेंट ओशंस की होती है, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोलर रीजन एंड फ्रॉम पोलर टू द ट्रॉपिक्स रीजन। और ये हीट जो ट्रांसफर होती है ना, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस रखती है। और इस हीट ट्रांसफर का हमारे ग्लोबल क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो ऐसा ही इसी को बोलते हैं ओवर टर्निंग सर्कुलेशन। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये डीप ओशन करंट्स हैं। और जो ऊपर ऑरेंज टाइप का कलर आपको नजर आ रहा है ये आपके जो है सरफेस जो है मूवमेंट है ओशियंस के अंदर। और ये जो आपको नजर आ रहा है एरिया, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला आपको जो नजर आ रहा है एरिया, ये क्या होता है? यहाँ पे इस जगह पे डीप करंट जो है वो ऊपर आ रहा है, और इस जगह पे सरफेस वाला करंट वो जो है डीप जा रहा है। तो ये बेसिकली ओवर टर्निंग होती रहती है, मिक्सिंग होती रहती है फ्रॉम सरफेस वाटर टू बॉटम वाटर। और हीट भी ट्रांसफर होता है इसकी वजह से, ऑक्सीजन भी ट्रांसफर होती है, न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफर होते हैं। तो हमारी जो मरीन लाइफ होती है उसके ऊपर पूरा इंपैक्ट पड़ता है। और सिर्फ मरीन लाइफ के ऊपर ही नहीं बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे देखिए हमारा आता है जी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा अंटार्कटिका ओवर टर्निंग सर्कुलेशन का पार्ट बनाता है। ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिका तो बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ पे होता है जी कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे सरफेस में और डीप में दोनों जगह कोल्ड वाटर होता है, और ये कोल्ड वाटर जो है लगातार मूवमेंट करता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हीट रिलीज टू द एटमोस्फेयर। तो जब वो नीचे से ठंडा पानी सरफेस की तरफ आता है समर में, तो ये जो हीट होती है सरफेस से वो आपके एटमोस्फेयर के अंदर भी चली जाती है, ट्रांसफर होता रहता है, इवेपोरेशन वगैरह होती रहती है। तो स्टडी क्या कहती है? स्टडी ये कहती है भाई ये जो ओवर टर्निंग सर्कुलेशन है ये हो रहा है डिस्टर्ब। ठीक है, ये बेसिकली इनका यहाँ पे मेन आर्गुमेंट है। क्या कहता है? द ओवर टर्निंग सर्कुलेशन इज वन ऑफ द मेन मैकेनिज्म ऑफ द ओशन यूज टू मूव हीट, सॉल्ट, कार्बन एंड न्यूट्रिएंट्स। आपसे पूछेगा एग्जाम में वो, दैट ओवर टर्निंग सर्कुलेशन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हीट, सॉल्ट, कार्बन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऑल ऑफ द अबव ही आंसर आता है। ओवरटर्निंग इज वेरी क्रूशियल टू कीपिंग द अर्थ क्लाइमेट स्टेबल, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, इट्स ऑल्सो द मेन वे ऑक्सीजन रीचेज द डीप ओशन। डीप ओशन में ऑक्सीजन पहुंचती है, और डीप ओशन से ऑक्सीजन ऊपर की तरफ भी आती है, जैसे जैसे ये हमारा जो है मूव करता है। ठीक है, इसको क्या हो गया, ये कभी कभी फ्रीज हो जाता है यार। ठीक है, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, इसे मैं दोबारा से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, बच के कहाँ जाओगे हमसे। ठीक है, तो ये है बात बेसिकली। लेकिन ये कह रहा है कि देर आर सम साइंस। ठीक है, देर आर द साइंस जो ये दिखा रहे हैं कि भाई हमारा जो सर्कुलेशन है वो स्लो डाउन हो रहा है। जितनी स्पीड से हम लोगों ने सोचा था उससे बहुत ज्यादा स्पीड से स्लो डाउन हो रहा है।
तो इससे क्या होता है, ग्लो अंटार्कटिका का जो कोस्ट है, डीप ओशंस हैं, इनके बीच में हो रही है डिस्टरबेंस। द ओवर टर्निंग सर्कुलेशन हैज स्लोड डाउन ऑलमोस्ट 30% स्लो डाउन हो गया भैया। तो क्या होगा इससे, इससे ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगे डीप ओशंस में। तो डीप ओशंस में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं बेचारे, उनकी तो राम नाम सत्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पे आर्गुमेंट बेसिकली देने की कोशिश की है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है ना। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, अगर आप यहाँ पे देखें तो इम्पैक्ट तो एक तो सीधी सी बात आपने देख ही लिया कि जो मरीन लाइफ है उसके ऊपर इसका जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी और भी बहुत सारे रीजन यहाँ पे हैं। जैसे जो हमारे ओशन एनिमल्स हैं, है ना, अलगे वगैरह हो गया, या जो कोरल्स हो गए, उनके ऊपर डेफिनेटली बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। राइट। लॉस ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए, वैसे तो जो डीप ओशंस के अंदर जो मरीन लाइफ रहती है वो कम ऑक्सीजन ही लेती हैं, लेकिन भाई ऑक्सीजन तो फिर भी लेंगी ना यार, सरफेस पे तो आना पड़ेगा उनको ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये पूरा डिस्टरबेंस यहाँ पे हो जाएगा। और उसकी वजह से जैसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्टोरेज होती है ना, डीप ओशंस के अंदर, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारा एटमॉस्फेयर का जो CO2 है वो वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर बाद में वो डीप ओशंस में स्टोर हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अगर ये मिक्सिंग नहीं होगी, और अगर अगर डीप ओशन जो है वो और ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा और डिस्टरबेंस होगी, तो ये स्टोरेज कैपेसिटी भी उसकी कम हो सकती है। राइट। उसके अलावा क्या कह रहा है, उसके अलावा ये कह रहा है कि जो डीप ओशन करंट से जो, जब डीप ओशन करंट जो है हमारा, यानी कि जो डीप ओशन है, जब इसकी वार्मिंग हो जाएगी तो बाद में तो ये वो ये जो वार्म वाटर वो सरफेस की तरफ आएगा। अब जब वार्म वाटर सरफेस की तरफ आएगा तो उसकी एक्सपेंशन होगी, और एक्सपेंशन होगी तो सी लेवल राइज करेगा। सी लेवल राइज करेगा तो जो हमारे जो आइलैंड्स वगैरह है बेचारे वो डूब जाएंगे, है ना। तो ये जो कुछ चीजें हैं इन्होंने यहाँ पे बोली हुई है कि इसका इम्पैक्ट जो है पड़ने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी दिया गया था, लेकिन ये अंटार्कटिका के ओवर टर्निंग के बारे में नहीं था, ये अटलांटिक के ओवर टर्निंग के बारे में था। हम लोग ने लास्ट ईयर करंट अफेयर में क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे से करवाया था। तो आप इस आर्टिकल को भी जाके जरूर पढ़ें, और इस आर्टिकल का लिंक बेसिकली मैंने आपको दिया हुआ है, आपके PDF में मिल जाएगा। उसको आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, ग्रेविटेशनल वेव रिपल्स इन द स्पेस टाइम प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्स सेलेस्टियल बॉडी, बेसिकली ये एक छोटा सा आर्टिकल कोने में दिया हुआ था। ग्रेविटेशन वेव के बारे में हम लोग पहले अच्छी खासी बात कर चुके हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई जब हमारे यूनिवर्स के अंदर, स्पेस के अंदर कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, जैसे मान लो दो स्टार्स आपस में मर्ज कर रहे हैं, या सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा है, ब्लैक होल क्रिएट्स होते हैं रहते हैं, तो जब ये इस तरह के बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो वहां से ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं, और हमारा जो स्पेस टाइम का जो फैब्रिक होता है उसको डिस्टर्ब करती है। ऐसा 1959 के 15 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, लेकिन तब हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर पाए थे। बट 1974 में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने दो डेड स्टार को आपस में मर्ज होते हुए देखा, और उन्होंने पहली बार इसको हल्का फुल्का ऑब्जर्व किया। बट इसको हम लोग प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने में बहुत समय लग गया। तो लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो जिसको कहते हैं, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये हम लोगों ने बनाई 99 के अंदर। और भाई 16 इयर्स के बाद 2015 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव को हम लोगों ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, और आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रूफ किया। लीगो ऑब्जर्वेटरी के बारे में हम लोग पिछले हफ्ते 2-3 बार बात कर चुके हैं, क्योंकि अभी लीगो जो है वो इंडिया में भी आने वाला है। अमेरिका के साथ मिलके हम लोग लीगो ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है जी, ये कंटेंट पुराना है जो लीगो के लिए मैंने आपको दिया हुआ है, आपके पास ये पहले से होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर से आपके पास आ जाएगा, तो अपने नोट्स वगैरह आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा बताया हुआ है ग्रेविटेशन वेव्स के बारे में, लीगो के बारे में। ठीक है, थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए जी, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का टारगेट जो है वो बहुत क्रिटिकल है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर कुछ साल पहले तो हम लोग 2 डिग्री की बात किया करते थे, अब हम लोग 1.5 डिग्री की बात कर रहे हैं, खासकर पेरिस के बाद में। तो ये क्या है 1.5? अगर 1.5 से अगर हम लोगों ने ब्रीच कर दिया तो क्या होगा, अगर 2 सेंटीग्रेड का हम लोगों ने ब्रीच कर दिया तो क्या होगा। इसके बारे में IPCC बहुत बार बता चुका है कि भाई अगर 1.5 से ज्यादा हो गया बेस्ट केस सिनेरियो में, और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में 2% से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो गया, तो भाई फिर तो मतलब फिर तो ऊपर वाला ही करेगा जो कुछ करेगा, फिर हमारे बस में कुछ रहेगा नहीं, गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट चुकी होगी।
और जहां तक आप बात करें इम्पैक्ट की, तो क्लाइमेट इम्पैक्ट तो बहुत जबरदस्त नजर आ रहे हैं। अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, 2 पॉइंट होगा तो क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, आर्कटिक के अंदर क्या होगा, सी आइस फ्री समर, मतलब समर में बर्फ होगी ही नहीं, पिघल जाएगी। अगर राइज 1.5 डिग्री तक करता है तो इट विल हैपन वंस पर सेंचुरी, बट 2 डिग्री करता है तो इट विल हैपन वंस पर डिकेड। सी लेवल राइज की अगर हम लोग बात करें 2100 तक, 631 टू 69 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो है आर गोइंग टू बी इंपैक्टेड बाय दिस। और यहाँ पे देखिए 30 टू 80 मिलियन पीपल। एक्सट्रीम हीट की जब हम लोग बात करते हैं, हीट वेव्स वगैरह की बात करते हैं कि 5 साल के अंदर कितनी तरह से आएंगी, अगर 1.5 तक होता है तो 14% ग्लोबल पॉपुलेशन हीट वेव से इंपैक्ट होगी, और अगर 2% होता है तो 37% होगी। सीवियर ड्रोट के बारे में अगर बात करें, अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है सीवियर ड्रोट, तो 350 मिलियन प्लस पीपल इंपैक्ट होंगे, और यहाँ पे 411 पीपल होंगे। ठीक है, कोरल रीफ का स्टेटस अगर हम देखें 70 टू 90% वुड बी लॉस्ट, और यहाँ पे 99% वुड बी लॉस्ट। और आपको पता है कोरल रीफ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। कोरल रीफ्स को कहा जाता है ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस, क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। प्लांट्स और एनिमल लाइफ की बात करें तो 66% इंसेक्ट, 8% प्लांट और 4% वर्टेब्रेट्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटली डाई डाउन। यहाँ पे 18%, 16% और 8%। तो कंपैरिजन साफ साफ है कि टेम्परेचर अगर 1.5 से 2 कर, तो अपने को ना बेस्ट प्रैक्टिस करनी है, अपने को ना बेस्ट रिजल्ट लेके आना है। बेस्ट रिजल्ट लेके आने का मतलब है 1.5 से नीचे ही अपने ग्लोबल टेम्परेचर को रोकना है, लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि 23 से लेके 27 के बीच में, एक साल में, किसी भी एक साल में टेम्परेचर जो है इज गोइंग टू इंक्रीज 1.1 टू 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम आवर प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर एवरेज विच इज 1850 टू 1900। तो भैया इससे रोकना है भाई, 2% से नीचे रोकना है, बेस्ट केस सिनेरियो में 1.5 से नीचे रोकना है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट पहली बार कब आया, ये बिलो 2% का जो पहली बार कॉन्सेप्ट आया ना, वो 2000 वो आया था 2010 के अंदर, कैनकुन कोप 16 के अंदर में आया था। और यहीं पे हम लोगों ने ग्रीन क्लाइमेट फंड वगैरह की बात भी की थी। फिर 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने 1.5 डिग्री का टारगेट रखा था प्री इंडस्ट्रियल लेवल। फिर बाद में आईपीसीसी ने 2018 के बाद से इसको ऑफिशियल मान लिया है। अभी हम लोग जो है 1.2 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है भाई, है ना, आप फर्स्ट रैंक के लिए तैयारी करते हो, लेकिन अगर आपका रैंक 50 में आ जाता है तो भी आप खुशी होते हो ना, तब तो दुख तो नहीं मनाते कि हम 50 आ गया। चलिए ठीक है, हम लोग बेस्ट के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट तो आएगा। 2% के लिए मेहनत करेंगे तो 1.5% तो जाकर रोक लेंगे, वो भी अच्छी बात है। 1.5 के लिए कोशिश करेंगे, अगर मान लो 1.8 या 1.9 तक भी कर लिया तो भी अच्छी बात है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, और इम्पैक्ट साफ साफ नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से फ्लड आया, इथोपिया वगैरह के अंदर जिस तरह से ड्रोट चल रहा है, सीरिया यमन के अंदर जिस तरह से फ्लड स्टॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, है ना, जर्मनी के अंदर जिस तरह से, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ब्राजील के अंदर फॉरेस्ट फायर हो रही है, साफ साफ नजर आ रहा है इम्पैक्ट। इंडिया भाई ऐसे अछूता नहीं है, हम भी तो वर्ल्ड का ही पार्ट है ना। 2000 फरवरी 2023 हॉटेस्ट मंथ था अभी तक का इंडिया में, 1991 से, मतलब पिछले 123 साल में। इम्पैक्ट साफ साफ नजर आ रहा है। पिछले साल जो है मॉनसून जो है थोड़ी सी ज्यादा थी, अबव एवरेज थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्लड्स आया। उत्तराखंड के अंदर जो है फ्लड आया, वो वाइल्ड फायर हुआ। प्री मानसून पीरियड में बहुत ज्यादा हीट वेव आई, वीट प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे कम हो गई थी। वो सारी सारी चीजें हैं हमारे यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करो तो इंडिया ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, हम लोग 8वीं पोजीशन पे है दुनिया भर में। लेकिन अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि वर्ल्ड क्लाइमेट आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो कोई भी कंट्री जो है यहाँ पे आइसोलेटेड नहीं रह सकती है आज के जमाने में, खासकर जो जो आइलैंड कंट्रीज हैं, वो तो बेचारी हालत उनकी बहुत खराब होने वाली है। तो हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर द डिजास्टर रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ करने की कोशिश की है। लेट्स होप इसके अंदर कुछ बेटर परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम में। चलिए जी, एडिटोरियल क्या कहता है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज अ पब्लिक हेल्थ इशू। बेसिकली ये टॉपिक पुराना सा ही है जो इन्होंने यहाँ पे रिपीट किया है, लेकिन मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में अभी एक बड़ा ही अजीब सा एग्जांपल है, काफी एक बैड न्यूज भी है। महाराष्ट्र में एक 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 आदमी ने जो है अपनी 12 साल की बहन को मार दिया, क्योंकि जो उसके जो पीरियड्स थे, उसने सोचा कि ये जो ब्लड आ रहा है ये उसको सेक्सुअल रिलेशन की वजह से आ रहा है, जबकि वो पीरियड्स की वजह से आ रहा था। तो उसकी वजह से क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना इन चीजों के बारे में, तो उसने अपनी बहन का मर्डर कर दिया। ये कितना ग्रूसम एक एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत ज्यादा है। तो ये
इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन है या जो हाफ इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन है ही नहीं लोगों को, तो इसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स हैं, उसके आसपास शेम, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन कितना ज्यादा अटैच यहाँ पे है सोसाइटी के अंदर, है ना। हर तरह की वीमेन को ये फेस करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रही हो, चाहे आप सैनिटेशन वर्कर हो, चाहे आप नर्स हो, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप टीनेजर हो, किसी भी लेवल पे हो। लेकिन ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, ये तो हर किसी को, अपनी सिस्टर्स को, मदर्स को, सबको हो रहा है। तो इसके साथ जो स्टिग्मा अटैच किया गया है, ये ओवरऑल कहीं ना कहीं बाद में एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के रूप में बन के उभरता है। ऐसा यूजली माना जाता है कि रूरल एरियाज में शायद लोग अवेयर नहीं है, पीरियड पॉवर्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है, अर्बन एरियाज में भी ये देखने को मिलता है। और वीमेन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। बहुत सारी वीमेन के पास तो सैनिटरी पैड्स वगैरह की एक्सेस ही नहीं होती। वो क्लोथ वगैरह का यूज करती हैं, बाद में उसको डिस्कार्ड कर देती हैं। कम्युनिटी टॉयलेट की हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है। अगर कम्युनिटी टॉयलेट भी नहीं है, सेक्लूडेड स्पॉट भी नहीं होते हैं बहुत बार। 11 बजे के बाद रात को जो है कम्युनिटी टॉयलेट वगैरह बंद हो जाते हैं। और कम्युनिटी टॉयलेट आपने देखा ना कैसे होते हैं यार, मार्केट के अंदर कितने गंदे अनक्लीन होते हैं। समर के अंदर पानी की सप्लाई नहीं होती है, तो आप डेली नहा भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, वो सारी समस्याएं हैं। वो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। अक्षय कुमार ने तो इसके ऊपर पूरी मूवी बनाया था, पैडमैन। आपने उस मूवीज के अंदर बहुत सारी चीजें देखी भी होंगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे डेफिनेटली फेस पड़ती हैं। पीरियड प्रोडक्ट्स में भी मोर इजीली अवेलेबल होने चाहिए, किराना शॉप्स वगैरह के ऊपर, है ना। ऑनलाइन मिल केमिस्ट की शॉप वगैरह पे भी बहुत बार नहीं मिलते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सेस ज्यादा होनी चाहिए। और जिस तरह से इसके साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, आपने देखा होगा कि कई बार जब मेडिकल स्टोर वगैरह से जो सैनिटरी पैड्स वगैरह लिया जाता है, तो वो आपको एक काले पन्ने में बंद करके उसको देता है। एज सच ये कोई शेम या डिस्क्रिमिनेशन की जो चीज है, इस तरह से आपको दिया जाता है। तो एक इजीली एक्सेसिबल नहीं है, सेफ और क्लीन कन्वीनियंट चीजें ये नहीं मिल पाती हैं। पुअर अवेयरनेस है, स्टिग्मा है, शेम है, लिमिटेड एक्सेस है प्रोडक्ट्स की, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन है, पुअर टॉयलेट्स है, वाटर फैसिलिटीज, है ना। फिर बाद में उसको डिस्पोज करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, एंग्जाइटी, डिस्कम्फर्ट, इन्फेक्शंस वगैरह, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे बहुत पुअर है। जो रूटीन गार्बेज कलेक्शन होती है, वो भी बहुत कम जगह पे होती है ना यार। खासकर कुछ अर्बन एरियाज के अंदर ही होती है, गांव में तो कोई नहीं आता है, स्लम्स के अंदर तो कोई नहीं आता गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए। तो वो समस्या यहाँ पे डेफिनेटली है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बात किया है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तो खासकर जो पब्लिक स्पेस होते हैं वो ज्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं, अवेयरनेस यहाँ पे जो है कर सकते हैं, लो इनकम ग्रुप्स को जो है थोड़ा ज्यादा अवेयर कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम का इन्होंने नाम यहाँ पे नाम लिया है, जो सिटीजन मूवमेंट्स हैं, जैसे ग्रीन द रेड सपोर्ट अर्बन पॉपुलेशन टू यूज मेंस्ट्रुअल कप्स एंड द क्लॉथ पैड्स। तो ये एक अवेयरनेस का कैंपेन है बेसिकली। फीमेल फ्रेंडली कम्युनिटी एंड द पब्लिक टॉयलेट्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शी टॉयलेट्स का हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है तेलंगाना में और तमिलनाडु के अंदर। एंड पिंक टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है वो दिल्ली के अंदर चलाया गया है, फॉर द सेफ प्राइवेट क्लीन फैसिलिटी विद द एसेंशियल एमिनिटीज। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे बात करें। कुछ कैंपेन्स यहाँ पे चलाए गए हैं, जैसे रेड डॉट कैंपेन चलाया गया है एक, एंड पैड केयर लैब्स वगैरह के जो है वो एक सस्ते पैड बनाती है और हाइजीनिक पैड्स बनाती है। तो ये थोड़ी चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है अनरजिस्टर्ड स्लम्स हैं, पेवमेंट्स, रिफ्यूजी कैंप्स, वल्नरेबल कंडीशन, अर्बन एरियाज में जो चीजें हैं, यहाँ पे डेफिनेटली सरकार को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहिए। ये आर्टिकल क्यों आया है, क्योंकि मई 28 को यानी कि कल को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था, इसीलिए जो है ये आर्टिकल यहाँ पे आया है। तो वीमेन प्रॉब्लम के अंदर डेफिनेटली एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो एक बहुत बड़ा पब्लिक इशू है, हेल्थ इश्यूज भी है, और गवर्नेंस का इशू भी है, इंटरनेशनल नेशनल इशू है। तो इसके बारे में डेफिनेटली वी शुड हैव सम अवेयरनेस। मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस का कंटेंट आपको हेल्प करता है, प्रीलिम्स में तो खैर ये ज्यादा हेल्प आपको नहीं करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, कुछ एडिशनल आर्टिकल भी दिए गए हैं, आप उनको भी अपने अपने के लिए पढ़ सकते हैं। चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।